नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएड मैथ्स पीवाईक्यू प्लेलिस्ट की क्लास 2 में। और आज हम लोग 2023 के पेपर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये जो आपको समीकरण दे रखा है इसके क्या गुणनखंड होंगे। तो हमारा समीकरण है x³ + 2x² + 5x + 10। ठीक है, आप पहले दो टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आएगा। x² कॉमन आ जाएगा, कितना बचा यहाँ पे x, और सेकंड टर्म में x² तो निकल गया, कॉमन हो गया, कितना बचा 2 प्लस लास्ट के दो टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 कितना बचा x और 2। आप देखिए कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं मतलब आप सही चल रहे हैं। कितना आएगा x² + 5 और दूसरा x + 2। ठीक है, सो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको समीकरण दे रखा है log बेस 3x + 2 पावर प्लस log। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में भी। आप देखिए आपको ना दोनों तरफ क्या बनाना होता है, बेस सेम करना होता है। यहाँ है 3 बेस और यहाँ 243 आपको दे रखा है, तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले 243 को 3 से करिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से, 3 9 जा 27, 3 से, 3 3 जा 9, 3 से, 3 की पावर कितनी आ गई 5। तो आप 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। और इधर तो सेम है log 3 की पावर x + 2। ठीक है, दोनों तरफ log है, एंटी लॉग लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा 3 की पावर x + 2 और यहाँ 3 की पावर 5। दोनों तरफ कंपेयर करिए क्योंकि बेस सेम है। जब बेस सेम है तो आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, या फिर दोनों तरफ तुलना करने पर। x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर 5 - 2, x बराबर कितना आया 3। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। ये क्वेश्चन भी पहले वीडियो में कराया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप क्वेश्चन का टाइप देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का। ठीक है, आपको कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। कमरे का फर्श क्या होगा, यही तो होगा। और हमने आपको बताया भी था कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें कमरे का आयतन निकालना है, तो कमरे का आयतन बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ की कितनी वैल्यू दे रखी है 48, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 0 4 कैरी 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 4 24 मीटर स्क्वायर। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको आपको घातीय रूप पावर फॉर्म में लिखना है। अब आप मुझे बताइए, आप √2 को आप कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 लिखते हैं या नहीं। ऐसे रूट में अगर ऐसे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 2 पावर, तो आप कैसे लिखेंगे, जो भी रूट के ऊपर पावर होती है उसको 1/में लिखते हैं, 1/3। सेम आपको दे रखा है कि 2/5 और यहाँ पे कितनी पावर दे रखी है 6, तो कैसे लिखेंगे आप, अपॉन में चली जाएगी पावर 2/5 और इसके लिखेंगे 1/6। जो भी आगे दे रखा होती है, यहाँ पे जो भी पावर दे रखी होती है उसको 1/, में कर देते हैं। ठीक है, 7 होता है तो 1/7 कर देते हैं। आया समझ। आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिपीटेड ही है। आपको 2 सेट दे रखे हैं और आपको b - a की वैल्यू पूछी है। a सेट दे रखा है, a क्या है, x सच डेट x विषम संख्या है और x जो है वो 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ी भी है। ये आपको सेट खुद बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि x विषम संख्या है और 3 के बराबर भी और 3 से बड़ी भी है, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 3 के बराबर भी है तो पहला एलिमेंट 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 9, क्योंकि लास्ट तो हमें दे नहीं रखी वैल्यू, बस 3 से बड़ी है इतना कहा गया, तो 3 से बड़ी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 15 17 ऐसे ही चलता जाएगा। ये तो फर्स्ट सेट हो गया। बी की वैल्यू दे रखी है आपको, बी सेट की वैल्यू 2 3 5 6
7 8, ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपको पूछा है b माइनस ए की वैल्यू बताइए। b माइनस ए का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। ऐसे एलिमेंट जो b में तो हों लेकिन a में नहीं हों, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट b में हों लेकिन a में ना हो। b में तो होने चाहिए लेकिन वो एलिमेंट a में नहीं होने चाहिए, मतलब सेट b से वो एलिमेंट निकाल दो जो a में है। तो देखिए ऐसे एलिमेंट जो b में है लेकिन a में ना हो, 2 b में है a में नहीं है, मतलब ये आ जाएगा। 3 b में है और a में भी है तो ये नहीं आएगा। 5 b में है और a में भी है तो ये भी नहीं आएगा। 6 b में है लेकिन a में नहीं है तो 6 आएगा। 7 b में है और a में भी है तो ये भी नहीं आएगा। 8 b में है और a में नहीं है तो 8। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समझ आए होंगे। अब हम करते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि यदि 4 संख्याएं मान लेते हैं a b c d समानुपाती हूँ, तो क्या होता है? तो a रेशियो b किसके बराबर होता है? c रेशियो d के। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b किसके बराबर होगा? c अपॉन d के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय d बराबर c मल्टीप्लाई बाय b। इसका मतलब बाह्य पद का गुणनफल, ये जो बाह्य पद है इनका गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला निकल आया, बाह्य पद का गुणनफल। ये आपको याद रखनी है, बस ये लाइन आपको याद रखनी है। बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब बाह्य पद कितना है? बाह्य पद 5 और 15 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 105 बराबर 15 गुणा x। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। आपको बस ये फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा। आया समझ? x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक और उनके नाम लिखिए। चेक होते कितने प्रकार के? चेक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वाहक चेक, जब हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तब हम आपको इनकी सारी डिटेल्स बताएंगे। दूसरा होता है आदेशित चेक, और तीसरा कौन सा होता है? रेखांकित चेक। ठीक है, बस नाम पूछे थे, नाम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको साधारण ब्याज से पूछा है। ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। आपको दे रखा है कि 40,000 का 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मूलधन दे रखा है, ये हो गया आपका P, आपको ब्याज की दर दे रखी है, ये होगी आपकी R, और आपको टाइम दे रखा है, समय दे रखा है T। आपको साधारण ब्याज बतानी है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P कितना है? 40,000, R है 8.5, T कितना है? 4 अपॉन 100। 40,000 गुणा 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 गुणा 4 अपॉन 100। 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 0 से ऐसे 2 0 कट जाएंगी। कितना आ जाएगा? आप 136 और 4 0, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको समीकरण दे रखा और उसके गुणनखंड करने हैं। अगर इसके 2 तरीके हैं, अगर हम इन ब्रैकेट को खोल कर करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पर आप इसमें एक चीज़ देखिए, आपको सिमिलरिटी दे रखी होगी। ये देखो, अगर हम इसको A मान लेते हैं, कैपिटल A मान लें, ठीक है, और इसको कैपिटल B मान लेते हैं, और ये क्या दिख रहा होगा? 2, और ये A है और ये B है। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? A² प्लस 2AB प्लस B², और ये किसकी आइडेंटिटी होती है? A प्लस B के होल स्क्वायर की। तो यहाँ से ये आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कैपिटल ए एंड ए माइनस बी माइनस सी बराबर कैपिटल बी, देन क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए प्लस बी प्लस सी, बी की ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, कितना बचा? 2a का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। ये आसान हो गया। अगर हम इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, फिर मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और आपको एग्जाम में उतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो इस तरीके से करिए, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है समीकरण और आपको नेक्स्ट समीकरण से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो भागफल और शेषफल, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पिछली बार भी आया था। भागफल और शेषफल को ज्ञात करने के लिए किससे भाग देना है आपको? 3x माइनस 8 से। आप देखिए, सबसे पहला टर्म आपको क्या लाना है? 9x क्यूब, मतलब आप 9 लेके आना है और x क्यूब। आपके पास x तो है, तो आपको x स्क्वायर की ज़रूरत है, और 3 है, 3 3 जा 9, तो 3 की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9x क्यूब माइनस 8 3 24, 24 x स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, और साइन माइनस का आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म उतारेंगे 71x। अब आपको साइन चाहिए माइनस का, तो माइनस लगाया x, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो x, और 3 7 जा 21, तो कितना आया? माइनस 21x स्क्वायर, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 8 तो 56x। ये माइनस है तो यहाँ प्लस का है, प्लस है तो माइनस का, ये से कट जाएगा। 71 में से 56 गए, कितना बचा? 15x, और नेक्स्ट में उतारेंगे -40। अब आपको क्या चाहिए? x है और यहाँ भी x है, तो x तो नहीं चाहिए, 5 15, और वो भी प्लस का, पॉजिटिव चाहिए, तो +5 15x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 5 40, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आया? शेषफल कितना आ गया? 0। और भागफल कितना आ गया? ये आपका हो गया भागफल। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको चित्र दे रखा है, यहाँ पे आपको सेंटर दे रखा है O, और आपको PA की लंबाई ज्ञात करनी है। PA की लंबाई ज्ञात करनी है, या आपको ये B नहीं दे रखा है, यहाँ आपको ये P दे रखा है। ये पॉइंट जो है ये P है, B नहीं है, ठीक है। आपको ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली। अब आपको एक चीज़ पता होगी, क्या पता होगी? कि स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ये बात आपको बस यहाँ पे याद रखने वाली बात है। क्या याद रखने वाली बात है? कि स्पर्श रेखा, लिख भी देते हैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इस ट्रायंगल में क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग नाइन्टी के सामने वाली साइड, ये क्या हो जाएगा? कर्ण, हाइपोटेनस। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और हमने उसको क्या मान लिया? x प्लस एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना है? 144 बराबर एक्स स्क्वायर, रूट का 144 बराबर एक्स, तो एक्स कितनी आ गई? 12। कितना हो गया आपका? 12। तो ये आपकी जो PA निकल आई, ये कितनी निकल आई आपकी? 12 सेंटीमीटर। आगे समझ? इसी तरीके से हमारे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आपको सरल करनी है। आपको इक्वेशन दे रखा है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -4। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
जो पावर है ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों पावरों को पॉजिटिव बनाते हैं। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 4। अब 4/3 कितना हो गया, इसकी पावर 16/3 9। अब आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या अगर हमको डिवाइड में कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई में करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो पीछे वाला टर्म है वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 16/9 मल्टीप्लाई बाय 16/81 कितना आया, 16 256, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ। अब हम लोग 13th क्वेश्चन करते हैं। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएँ, कितने दिन बाद हटा दिए जाएँ कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, 50 आदमी एक काम को हम 40 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कुल कार्य है कितना, कुल कार्य हमको करना कितना है। तो कुल कार्य कितना होगा, 50 आदमी और 40 दिन में करते हैं। पचास आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, तो कुल कार्य कितना हो गया, 5 20 2000 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, अब उसमें आगे कहा गया बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष कार्य 75 दिन में समाप्त हो जाए। कितने आदमी, 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाए। मान लो x दिन बाद हमने हटा दिए, तो कितने हुए, बचे हुए आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 75 दिन में। तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा, 75 दिन में। कितने आदमियों के द्वारा, 20 आदमियों के द्वारा। तो कुल बचा हुआ कुल कार्य कितना हो गया, कितना किया, 20 आदमियों ने किया और 75 दिन में किया, मतलब 1500 यूनिट कार्य 20 आदमियों ने शेष 75 दिन में कर दिया। टोटल कार्य था कितना, टोटल कार्य था 2000 यूनिट, जिसमें से 1500 यूनिट 20 आदमियों ने कर दिया। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ कार्य कौन करेंगे, वो 50 आदमी करेंगे। तो 50 आदमी कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में। कितना हुआ, 500 बराबर 50x, 0 से 0 10 बार, तो x बराबर 10। मतलब 30 आदमियों को अगर 10 दिन बाद हटा दिया जाए तो वो जो 20 आदमी जो है वो पूरे काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 75 दिनों में समाप्त कर देंगे। आया समझ। इस क्वेश्चन को एक और बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको टेबल फॉर्म में दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका और बहुलक। बहुलक तो आपको पता ही है, जो जितनी अधिक बार आता है वो उसका बहुलक हो जाता है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा बताइए, 13, इसका क्या हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं होती, बहुलक कितना आ गया 13। अब माध्यिका आपको पता है, जब भी टेबल फॉर्म में दे रखा होता है माध्यिका, तो उसमें हमको क्या निकालनी पड़ती है, संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ती है। तो हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे आयु, ये विद्यार्थी, और यहाँ पे संचय बारंबारता। ग्यारह, 12, 13, 14, 15 और 16। विद्यार्थी कितने हैं, 4, 3, 5, 4, 4, 3। संचयी बारंबारता जो पहली होती है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 20 और 3 23। मतलब आपकी जो n की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 23। पदों की संख्या कितनी आ गई, 23। और 23 क्या एक विषम संख्या है, 23 क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, और कर देते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान।
एन कितना है आपका 23, तो 23 प्लस 1/2 पद का मान मतलब 12वें पद का मान। अब आप देखिए कि 12वें पद का मान क्या है, 12वें पद का मान क्या है 13 है। तो आंसर आपके कितना आ गया, माध्यिका आपकी कितनी आ गई 13, 13 ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक भी 13 है और माध्यिका भी 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू क्या होती है, कंपनी के द्वारा शेयर के लिए जो कीमत तय की गई होती है वो अंकित मूल्य होता है। कंपनी के द्वारा शेयरों की जो भी मूल्य कीमत तय की गई होती है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और बाजार मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य होता है कि वह कीमत जिसमें बाजार में शेयरों को बेचा या खरीदा जाता है वो क्या होता है, बाजार मूल्य। आया समझ। अंकित मूल्य है कि कंपनी के द्वारा शेयर की जो कीमत तय की जाए वो कितना होता है, अंकित मूल्य। और बाजार मूल्य क्या होता है, वह कीमत जिस पर कोई भी शेयर बाजार में बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, मान लो अंकित मूल्य है, मान लो 10 रुपये मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं। और बाजार मूल्य मान लो 50 रुपये में बेचा। ठीक है, तो हमको कितना लाभ हुआ, बाजार मूल्य माइनस ऐसे तो निकालेंगे अंकित मूल्य, क्योंकि हमने खरीदा 10 रुपये में और बेचा कितने 50 रुपये में, तो कितना हो गया 50 माइनस 10 40 रुपये का लाभ हो गया। आया समझ, ऐसे निकालते हैं। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 10 रुपये यहाँ पे। और बाजार मूल्य है 40 रुपये। ठीक है, और क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देने बोले, शेयर कितने हैं 200 शेयर हैं। आपको पता है कि जो है शेयर जो खरीदे जाते हैं वो किस पर खरीदे जाते हैं, बाजार मूल्य पर खरीदे जाते हैं। और एक बाजार मूल्य का जो प्रति शेयर है वो कितने रुपये है, 40 रुपये प्रति है। तो बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर है। एक शेयर 40 रुपये का है, तो हमको कितने चाहिए 200 शेयर। तो 200 शेयरों का के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी हमको, 200 गुणा 40 मतलब 8,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। अब लाभ निकालना है कि हमको कितना लाभ होगा। तो उसने खरीदा कितना था 10 रुपये पर और बेचा कितने पर, 40 रुपये पर। तो लाभ कितना हुआ, 40 माइनस 10 30 रुपये का लाभ हुआ प्रति शेयर। उसको लाभ कितना हुआ, प्रति शेयर उसको 30 रुपये का लाभ हुआ। और कुल लाभ, क्योंकि हमारे शेयर्स कितने थे 200, तो कुल लाभ कितना होगा 200 गुणा 30 मतलब 6,000 रुपये का लाभ हुआ। आया समझ। हमेशा ये याद रखना है कि जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो किस पर खरीदे जाते हैं, बाजार मूल्य पर खरीदे जाते हैं। और लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, आप बाजार मूल्य माइनस अंकित मूल्य कर देंगे, आपको लाभ पता चल जाएगा। जितने भी शेयर्स का निकालना है उसका उसमें गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। टंकी कैसी है ये याद रखिए, टंकी है घनाकार मतलब सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। टंकी पानी से पूरी भरी है, यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। ठीक है, घनाकार टंकी और उसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। टंकी की कुल क्षमता कितनी होगी, कितना पानी उसमें आ सकता है, सबसे पहले ये निकालेंगे। मतलब भुजा क्यों, क्योंकि टंकी है घनाकार और क्षमता है मतलब आपको आयतन निकालना है। तो 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें से कितना पानी निकाल लिया, 7 लीटर पानी निकाल लिया गया है। 7 लीटर मतलब 1 लीटर में 1,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 7 लीटर में 7,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकाल लिया गया।
तो पानी बचा कितना फिर? 27,000 माइनस 7,000, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी बचा। अब उसने कहा है जब 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी की कितनी ऊंचाई रह जाएगी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जब हम पानी निकालेंगे तो चौड़ाई और लंबाई तो उतनी ही होगी ना, सिर्फ ऊंचाई ही तो बदलेगी। चौड़ाई और लंबाई दोनों उतनी ही होगी, सिर्फ क्या बदलेगा, सिर्फ ऊंचाई ही तो बदलेगी। तो चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई और लंबाई तो 30 दे रखी है ना, क्योंकि घनाकार है तो सबसे बराबर होगा। और ऊंचाई बदल जाएगी क्योंकि हमने 7 लीटर पानी निकाल लिया है, तो ऊंचाई बदलेगी। वो किसके बराबर होगी? बचे हुए पानी के बराबर। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 गया, कितना हो गया? 9h बराबर 200। तो h बराबर कितना आ गया? 200/9 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ गई। ये आपको निकालना था, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र COA 130 दे रखा है, आपको 130 दे रखा है। आपको ABC निकालना है, ABC आपको ये वाला मान निकालना है एक तो, और ADC निकालना है एक, आपको ये वाला मान निकालना है। ये 2 वैल्यू आपको निकालनी है। आए समझ? अब आप ये बताइए मुझे, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो परिधि पे बना कोण होता है वो केंद्र के बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर बना कोण, ये जो परिधि पर बना कोण केंद्र के बने कोण, केंद्र पर जो कोण बना है उसका 2 गुना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय है। आपको मूलधन कितना दे रखा है? 16,000 दे रखा है, ब्याज दे रखी है, आपको समय दे रखा है। आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है आपको। ठीक है, तो P आपको दे रखा है 16,000, R आपको दे रखा है 10%, और टाइम आपको दे रखा है 1.5 साल, 1.5 वर्ष दे रखी है आपको। जबकि ब्याज कितनी देनी है? छमाही दे है। छमाही मतलब 6-6 महीने, 6-6 महीने। तभी तो 1.5 साल होगी। 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 माह। तो टाइम एन आपका कितना हो गया? 3। आर आपको 6 महीने में देनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5% होगी ना, छमाही देनी है ना, छमाही दे है आपकी आर। तो 6 महीने 5%, फिर 6 महीने 5%, ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला लगाइए चक्रवर्ती ब्याज का, क्या होता है? A बराबर P1 + R/100 और N। 16,000 1 + R कितना है? 5/100 और छमाही 3 कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16,000 1 + 1/20 की पावर 3, 16,000 20 और 21/20 3। तो A बराबर 16,000 21/20, 21/20 और 21/20, 0 0 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर कट जाएगा। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है CI जो होता है चक्रवर्ती ब्याज होती है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2522। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आप लोगों को? ओके, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गाइज़।